हैं आप लोग ऑफिशियली द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ MFA, द वेरी एंड द ओनली पेपर जो आपको कुछ मैनेजरियल स्किल्स देगा कैफ लेवल में, ठीक है। जैसे मैं I2B में आपको कहती होती ना, वो पेपर जो आपको थोड़ा सा बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग देगा, आपको एक मुंशी से स्टेटस हाई कर देगा। तो ये दूसरा पेपर है आपके कैफ में, द वन एंड द ओनली पेपर जिसमें हम कुछ सीखेंगे बिजनेसेस मैनेज कैसे होते हैं। I2B में हमने समहाउ लर्न किया बिजनेस के लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। यहाँ पे हम बात करेंगे इफ़ यू वांट टू मैनेज अ बिजनेस तो व्हाट आर द टूल्स, व्हाट आर द थिंग्स जो एक मैनेजर को सक्सेसफुल मैनेजर बनाएंगी, और मैनेजर्स क्यों हाईली पेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू द वर्कर्स। हमें भी लगता होता है ना, अब स्कूल में हो तो आपको लगता होता है प्रिंसिपल तो कुछ करता ही नहीं है, आते हैं मज़े से चेयर पर बैठते हैं और चले जाते हैं। चले यहाँ तो वसीम साहब क्लासेस ले रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते। स्कूल में ये फीलिंग आती थी। आप किसी ऑफिस में, कोई आपके घरों में सिबलिंग्स हैं, बड़े बहन भाई या कजन्स कर रहे हो तो क्या करते हैं, आके बैठ जाता है मैनेजर, कुछ भी नहीं करता, सारा काम तो हम कहते हैं, लेकिन स्टिल दे आर हाईली पेड पीपल। ऐसे ही ये तो आपको आइडिया है ना, रैंक पे आप जैसे जैसे हाई होते जा रहे हो उतनी उतनी आपकी मैनेजरियल पोजीशन हाई होती जा रही है, और जितनी मैनेजरियल पोजीशन हाई होती जा रही है उतना ही आपके पैकेजेस पर्क्स भी ज़्यादा होते जाते हैं। तो भाई ऐसी क्या बात है, उसका ऑनर कंपनी हाईली पे करती है और करने को तैयार भी है, लेकिन एक जो वर्कर या लो लेवल का ऑफिसर होता है जो मोस्टली सारे काम कर रहा होता है, उसको इतना कुछ जो है वो नहीं मिलता। उसको क्यों हम दे रहे हैं इतना, ये क्यों लोग हाईली पेड होते हैं जो अपेरेंटली हमें लगते हैं ये बस लुक बिजी डूइंग नथिंग। कोई आइडिया क्यों हम इनको इतना पे कर रहे हैं? उनका स्किल ज्यादा होता है। कौन सा स्किल ज्यादा है, बिजनेस को मैनेज करने या पीपल को मैनेज करने का? क्योंकि मैनेजर का काम करना नहीं होता, करवाना होता है, और अगर वो काम नहीं करवा सकता तो एक अच्छा मैनेजर नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैनेजर को फाइनेंस भी सारा आता हो, उसको मार्केटिंग भी सारी आती हो, उसको प्रोडक्शन के बारे में भी सारी नॉलेज हो, ठीक है। जो आपका फंक्शनल हेड है उसके लिए तो ये नॉलेज होना ज़रूरी है, लेकिन जो आपका ब्रांच मैनेजर है, एरिया मैनेजर्स है, उनके लिए तो ये नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। यानी कि उनका हर चीज़ में प्रो होना ज़रूरी नहीं है। इफ़ दे नो द बेसिक्स दैट्स इनफ, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, उन्होंने लोगों को मैनेज करना है, और आप अगर जितना अच्छा मैनेज करेंगे उतने ही अच्छे आप मैनेजर। और मैनेज करने का मतलब क्या है, आपको पता हो कि मुझे काम करवाना कैसे है, खुद नहीं करना, काम करवाना कैसे है, टारगेट्स मीट्स कैसे करने। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, ठीक है। कोई भी CEO खुद आपको काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा होता। फिजिकल टास्क की बात कर रही हूँ, वो क्या कह रहे होंगे, प्लान से मीटिंग है, प्लान से मीटिंग है, ठीक है, ये वाला प्रपोजल है और डिस्कस कर लें। इसका मतलब है कि दे आर ऑलवेज प्लानिंग अबाउट द फ्यूचर। प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम्स आएंगी, जो इस काबिल हों कि उनके टेबल तक चली जाएं, सिर्फ वो पहुंचती हैं, तो बाकी प्रॉब्लम्स किधर जाती हैं? प्रॉब्लम्स तो डेली लाइफ में आती हैं। आप लोग, यू आर नॉट इवन इन अ प्रोफेशनल लाइफ येट, डेली की कोई ना कोई नया मसला होता है ना। तो ऑब्वियसली प्रोफेशनल लाइफ में तो इससे भी ज़्यादा मसले होंगे, कुछ आपके अपने, कुछ बिजनेस के, कुछ ऑफिस के, कुछ कोलीग्स के। तो वो कौन फिर हैंडल कर रहा है? हर प्रॉब्लम तो CEO के पास ही जा रही, ये तो आप सबको आइडिया है। देन हु आर द पीपल हु आर हैंडलिंग दीज प्रॉब्लम्स? टैक्टिकल मैनेजर्स और मिडल मैनेजर्स। उनको इसलिए हायर किया गया कि भाई इनको तो मैनेज कर लो, मेरे पास सिर्फ वो न्यूज़ होनी चाहिए जो यहाँ तक मैनेज नहीं हो रही। मैं तुम्हें क्यों पे कर रहा हूँ? क्योंकि तुम्हें ये स्किल है कि तुम ये सारी चीज़ें मैनेज कर लोगे। तो जो मेरे गोल्स टारगेट्स हैं उनको हम मीट करते रहेंगे और वो सही चलते रहेंगे। हाँ, यहाँ से कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो डायरेक्ट उससे पूछेगा, हाँ बताओ ये प्रॉब्लम, ये गोल, ये ऑब्जेक्टिव क्यों मीट नहीं हुआ। देन दे आर गोइंग टू आंसर कि भाई फलां ब्रांच में ये मसला हो गया या वो मसला हो गया, वो भी जो मेजर है, ठीक है। हमें डिसेंट्रलाइजेशन का भी आइडिया है, हमें डेलीगेशन का आइडिया भी अब है, डेलीगेट कर दिया हुआ है चीज़ें, सारे काम इख्तियारात तुम्हें दे दिए, फैसले लो, मुझे सिर्फ रिजल्ट्स चाहिए। ऐसा ही है। आप ये अकाउंटिंग, डिफरेंट टाइप्स की अकाउंटिंग्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या टेक्निकली जाके आपने ये काम करना है? तो फिर आपको ये क्यों आना?
आप वहाँ जाके ये बैलेंस शीट्स ये नहीं एंट्रीज नहीं कर देंगे, क्यों फिर आप पढ़ रहे हो? डिसीजन मेकिंग का स्किल अलग है जो हम सीख रहे हैं, ठीक है, बिजनेस नहीं, सिर्फ इसलिए कि आपके पास ना हो कि कोई आपको टेक्निकली जो है वो प्ले ना कर जाए, ये सब चीज़ें। और आप तक जब तक क्वालिफाई हो रहे हैं तो ये वैसे सब कुछ ऑलरेडी सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट हो चुका हुआ है, लेकिन जो अल्टीमेट डिसीजन पावर है, जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं, स्किल्स ऑफ मैनेजिंग द पीपल, स्किल्स ऑफ टेकिंग डिसीजन एट द राइट टाइम, ये एक अलग स्किल है जो आपको ये सब्जेक्ट का ये वाला पोर्शन सिखाता है। फाइनेंस वाले पोर्शन में हमने वही फाइनेंसिंग ही करनी है, ठीक है, बजटिंग कैसे बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कैसे होगा, फिर आप वो हेजिंग सीखेंगे, ठीक है, वो सब चीज़ें वैसे ही चल रही हैं जैसे आप अकाउंटिंग में करते हो, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन अगर हम इसको पेपर में देखें, एमएफए के पेपर में, तो 30 to 40% मार्क्स जो हैं वो इस पोर्शन के आ रहे हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम 6 अटेम्प्ट हो चुकी हैं एमएफए की, ये ग्रेडिंग में यानी कि जो इसके मार्क्स हैं वो कम हुए हैं, ठीक है। और जो आप एमएफए का पेपर है वो वसीम साहब ने मेरा ख्याल ओरिएंटेशन में बताया हुआ कि एक्चुअली इस पेपर को जिस लेवल पर जाना है ये पेपर अभी वहाँ पहुँचा नहीं है, यानी कि ये 2 सब्जेक्ट, बल्कि पहले इसमें एक स्टैटिस्टिक्स का भी चैप्टर था, इनको मर्ज करके एक नया सब्जेक्ट बनाने का मकसद क्या था कि आपको भी ये स्किल्स हों कि जब आप एक अकाउंटिंग डाटा दिया जा रहा है तो आपको अकाउंटिंग डाटा को एज पर अकाउंटिंग रूल्स भी करें, और साथ साथ आपको ये भी पता हो कि व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन आई एम गोइंग टू मेक अबाउट दिस प्रॉब्लम बाय एनालाइजिंग द एनवायरनमेंट जिसमें हम काम करें, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको जो कह रही हैं आप उसको आइसोलेशन में कुछ नहीं कर सकते, आपको एनवायरनमेंट भी देखनी है, बाहर के हालात वाक़यात मेरी इस स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी तक खैर ये पेपर नहीं गया, और अब जो नई स्कीम आ रही है उसमें सब ये सबसे ज़्यादा इसी पेपर पर फोकस है, यानी कि जो चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं, मेजर चेंजेस, वो इसी पेपर में एक्सपेक्टेड है, ठीक है। इवन जब अर्लियर द वेरी फर्स्ट जो बैचेस थे उनको शीट्स भी सेपरेट मिलती थी, यानी उनको 2 शीट्स मिलती थी, एक मैनेजरियल के लिए और एक फाइनेंस के लिए, ठीक है। अब का शीट तो आपको सेम मिल रही है और आपको भी वही मिलेगी, तो आपने कोशिश करनी है कि इसी दफ़ा इसी गो में ये पेपर इंशाल्लाह ताला क्लियर कर लेना है। मैंने एमएफए कंप्लीट भी लिया है, मैनेजरियल पोर्शंस भी बनाए हैं, जो मेरा कंप्लीट था उसके मेरे रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह आई कैप के रिजल्ट से हमेशा बेहतर होते थे, ठीक है। और आई होप कि आप भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला इसी अटेम्प्ट में इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। 30 to 40 मार्क्स का आता है ये वाला पोर्शन, हमारा एक छोटा सा पोर्शन है, यानी कि हम पूरे एमएफए के मुकाबले में देखें तो हमने कहा 30 to 40% आ रहा है, और इवन आपके जो कंपैरेटिवली सब्जेक्ट्स उनसे भी देखें तो ये लिटिल बिट ईजी हो जाता है। ये वाला पोर्शन टोटली ऑल टुगेदर न्यू होगा आप लोगों के लिए, लेकिन फाइनेंस में बहुत सारी चीज़ें आप सीएमए में करके आए हुए होंगे, ठीक है। 30 to 40 मार्क्स कितने के लिए है? 9 चैप्टर्स के लिए। इसको क्या मसला है भाई, बुक छोड़ने बेटे कोई ज़रूरत नहीं, अभी अभी लिखें भी नहीं, सुन लें सिर्फ, फिर आप नोट कर लीजिएगा। 9 चैप्टर्स हैं टोटल आपके जो मैनेजरियल सेक्शन को कवर कर रहे हैं, ठीक है। इनमें से जो हमारे फर्स्ट 5 चैप्टर्स हैं ये हमारे एक मॉडल जिसको हम पेस्टल कहते हैं उसको कवर करते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 वो मेरा ख्याल है राइटर को समझ नहीं आई कि मैं इसका करूं क्या, ये समहाउ स्किप हो गया, तो उसमें इन्होंने इसके क्वेश्चंस दे दिए। ये कहने में 5 चैप्टर हैं और जब आप खोलेंगे तो ये 6 नहीं है, 6 तो ये तो ऑलरेडी एग्जामिनर ने आपके आसानी की, 9th हम 8 चैप्टर पे आ गए क्योंकि ये है केस स्टडी और वो इन चैप्टर्स के साथ ही हो गया। 4 क्वेश्चन हैं इसमें के 5 क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में, ठीक है। पेस्टल के इसके बाद जो चैप्टर नंबर 7 है वो आपका आता है एक्सटर्नल एनालिसिस आया है। एक्सटर्नल एनालिसिस पर चैप्टर 8 इज इंटरनल एनालिसिस एंड 9 इज बिजनेस एथिक्स। ये टोटल 9 चैप्टर हैं।
जो हमने कवर करने इस सिलेबस में, जो मैनेजमेंट का सिलेबस है, जिनमें से एक चैप्टर आपके करने से पहले ही ख़त्म हो गया क्योंकि हमने ऑलरेडी कर लिया। तो रिमेनिंग कितने रह गए? 8 चैप्टर्स, ठीक है। ये मुझे बुक का एग्जैक्ट वो सीक्वेंस याद नहीं, शायद 8-7 हो या 7-8 है, बहरहाल हैं यही, ठीक है। एग्ज़ाम जो आता है ये 30 to 40% में से जो मेजर एरिया एग्जामिनर कवर करता है वो आपके ये 3 टॉपिक्स हैं। यानी कि अगर हम लास्ट 6 अटेम्प्ट की ग्रेड्स देखें तो ये तो एग्जामिनर का फेवरेट तरीन चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, 5 पेज का हार्डली, ठीक है। और उसमें से एक क्वेश्चन मस्ट है। 2 मॉडल्स आपने पढ़ने हैं, ठीक है, उनमें से एक मॉडल एग्जाम में आता ही आता है। सिमिलरली इसमें से ही इसमें भी हमने पढ़ना है। टोटल इन चैप्टर्स में हमारे राउंड अबाउट 10 मॉडल्स हैं जो हमने पढ़ने हैं, ठीक है। और पेस्टल को मिला के 11 मॉडल्स हमारे पास आ जाते हैं जो हमने पढ़ने हैं। लेकिन पेस्टल को क्या किया एग्जामिनर ने, ये एक चैप्टर के बजाय उसने उसको तोड़ के 5 से 6 चैप्टर्स में ले गया। लेकिन पास एग्ज़ाम्स में इसकी परसेंटेज सबसे कम है, ठीक है। काफ़ी इजी चैप्टर्स हैं, वो जब हम इसकी केस स्टडीज़ करेंगे इंडिविजुअली तो ऑब्वियसली हम गो थ्रू होंगे, लेकिन जब हम केस स्टडीज़ करेंगे तो उसके बाद आपको इसको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो आखिरी 3 चैप्टर्स हैं इनमें जो केसेस हैं उनकी जो हेडिंग्स हैं वो आपको याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि वो उसी सीक्वेंस में जाती हैं। रोट लर्निंग बहुत कम है इसमें। जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये कि ये 3 चैप्टर्स हमने बहुत इजीली कह लिया, ये आने हैं। आती एग्ज़ाम में केस स्टडी है और केस स्टडी की हमारी प्रीवियस प्रैक्टिस स्टूडेंट्स की नहीं होती क्योंकि पीआरसी में आप सिर्फ क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। राइटिंग स्किल्स पहले ही हमारे माशाल्लाह होते हैं और पीआरसी तो बिल्कुल ही कहती है अब तो रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। तो जो हमारा मेन फोकस होगा पहले वो हम अपनी राइटिंग स्किल्स को थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे। देखेंगे कि केस स्टडी हो रही है तो उसको हमने कैसे लिखना है। वो जो खुद से लिख सकते हैं उनके लिए काफ़ी आसानी होगी, लेकिन जो टोटल रट्टे पे चल रहे हैं वो यहाँ पे थोड़ी मुश्किल में है क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। याद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं कि आप ये भी चीज़ याद कर लें वो भी याद कर लें, ऐसा इस पेपर में कुछ नहीं है। मॉडल्स 10 मॉडल हैं, पेस्टल को याद करने की ज़रूरत नहीं। अगेन इसके अंदर से जो है वो लिमिटेड क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत छोटे छोटे 2 मार्क्स 5 मार्क्स के पूछ लेते हैं आपसे डिफरेंट चैप्टर्स में से। और एक पेपर में या आई थिंक 2 पेपर्स में सिर्फ इसकी केस स्टडी आई हुई है। लेकिन जो रिमेनिंग 3 पेपर्स हैं चैप्टर्स हैं इनमें से मोस्टली एग्जामिनर जो है वो सारी चीज़ें जो है वो पूछ रहा है आपसे और आपको ये आते हैं तो वो आपके क्लियर हो जाएंगे। लेट मी देखें पास पेपर्स में कितने आए हैं। जी एक केस स्टडी आई हुई है, बाकी बस छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं वो पेस्टल से पूछ लेते हैं एग्जामिनर आपका। अगर हम पेस्टल में जाएं तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें जो चैप्टर नंबर 4 और 5 है वो आपका आईटी बेस्ड चैप्टर है, ठीक है। 5 जेनेरिक डिस्कशन है, हाउ आईटी हैज़ इवॉल्व द बिजनेस। 4 में कुछ चीज़ें टेक्निकल हैं जो आपको थोड़ा सा शायद रट्टा लगाना पड़ जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ पेस्टल को देखें तो उसमें ये 2 चैप्टर एग्जामिनर के फेवरेट हैं। इनमें से एग्जामिनर जर्नली टेस्ट करता है। तो हमारा फोकस किस पर होगा? 7, 8 और 9 पर, ठीक है। अब ये हम अभी डिसाइड कर लेते हैं क्योंकि जर्नली मैं पेस्टल से स्टार्ट करती हूँ। एक पेस्टल से स्टार्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि केस स्टडी की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि केस स्टडी लिखना कैसे है, ठीक है। अब वो आप खुद डिसाइड करेंगे आपने कैसे करना है। थोड़ा सा मैं आपको पेस्टल का, अगर बेटे इसको नोट करना है तो कर लें। हाँ वो तो ये हो जाएगा, ठीक है, रहने दो, वो तो होगा, ये सेव एज 1 से हो जाएगा, ठीक है। ओके जी,
अगर हम एग्जाम क्वेश्चंस की तरफ आए, पेस्टल को लेटर ऑन रिव्यू करते हैं, एग्जाम के क्वेश्चंस की तरफ आए कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो कुछ तो आपके पास आते हैं सिंपल, सिंपल क्वेश्चंस, यानी कि जो आपने रट्टा लगाया हुआ था एग्जामिनर का, भाई हाँ भाई ये लिख दो, ठीक है, प्लेन है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ अपना दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, जो आप रट्टा लगा के प्रोसेस करके दिमाग को देंगे, बस एज इट इज़ आपने उसको रिप्रोड्यूस कर देना है। उसके बाद आते हैं कुछ शॉर्ट केस स्टडीज़ की फॉर्म में। इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि एग्जामिनर पूछता है सिंपल बात है, लेकिन थोड़ी सी स्टोरी घुमा के उधर तक ले आता है, ठीक है। पहले इनमें जस्ट फॉर सिंपल क्वेश्चन में वो कहते हैं जी बताएं कौन से इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो इम्पैक्ट करेंगे बिजनेस को। सिंपल समझ आ रहा है सीधा। यहाँ पे वो स्टोरी आपको सुना देगा, मिस्टर XYZ ने एक बिजनेस खोला, ठीक है, उसने इतने एम्प्लॉयज़ रखे, उसके पास ऐसी मशीनरी है, गवर्नमेंट ये कर रही है, गवर्नमेंट वो कर रही है, और कि जी इकोनॉमिक फैक्टर्स एक्सप्लेन करते हैं। यानी कि क्वेश्चन सारा पढ़ के लग रहा है बड़ा कुछ पता नहीं क्या पूछने जा रहा है एग्जामिनर, और नीचे वो सिंपल आपसे क्या कह रहा है, इकोनॉमिक फैक्टर्स ही कर दें। तो सिंपली जो याद किया हुआ है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है इसमें केस स्टडीज़, ठीक है, लॉन्ग केस स्टडीज़, ठीक है। अब लॉन्ग केस स्टडीज़ दो तरह से आ सकती हैं। एक में वो आपको केस स्टडी देता है और आपको बताते हैं कि जो फ्लाम वाला मॉडल है ना, उसमें से बताएं कि कौन कौन सी चीज़ें उस मॉडल के अकॉर्डिंगली इसमें हैं। जैसे वो आप मैच नहीं करते थे चीज़ें, तो आपको मॉडल के पॉइंट्स पता हैं कि मॉडल में लेट्स सपोज एक मॉडल आपने XYZ पढ़ा और आपको पता है कि जो उसमें ए के अंदर ये 3 चीज़ें आएंगी, बी हेडिंग के अंदर ये 3 चीज़ें आपने लिखनी है। तो आपको ये क्वेश्चन आ गया, तो आपने क्या करना है कि जो केस स्टडी में पॉइंट्स दिए हुए हैं आपने बताने ओके जी ये ए के अंदर है, ये बी के अंदर है। यानी कि पूरा मॉडल वो आपसे टेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। हो सकता है कि मॉडल के 5-6 फैक्टर्स हों, लेकिन उसमें सिर्फ ए और बी के फैक्टर्स डिस्कस किए, तो यू हैव टू राइटली प्लेस अंडर द राइट हेडिंग्स, ठीक है। लेकिन आपको सारा मॉडल एक्सप्लेन नहीं करना। दूसरा में क्या आता है लॉन्ग केस स्टडी में कि आपको टोटल मॉडल, जो होल मॉडल है, उसमें जितनी हेडिंग्स हैं वो लिखनी है और यहाँ से चीज़ें पिक करके वहाँ लिखनी है। जितनी केस स्टडी बड़ी होती है उतनी आसान होती है, क्यों? क्योंकि आपके पास कॉपी पेस्ट का मार्जिन बहुत ज़्यादा हो जाता है। जितनी वो छोटी होती है उतनी वो कॉम्प्लेक्स होती जाती है, क्योंकि अब आपको दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है कि इसको मुझे रिलेट किससे करना है। तो अगर पेपर में आपको एक लंबा सा क्वेश्चन आ जाए तो उसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि इसमें से कॉपी पेस्ट करके चीज़ें उठा के हमने कहाँ पर लिख देनी है। यू हैव टू मेंशन इट अंडर द राइट हेडिंग, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं, ठीक है। जो मेन फोकस करना है वो आपने केस स्टडी पर करना है। केस स्टडी कैसे लिखेंगे वो हमारा मेन फोकस होगा स्टार्ट में, ठीक है। अभी हम पेस्टल को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। पेस्टल को जब हम कंसिडर करते हैं तो ये 6 चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहा है। P स्टैंड्स फॉर, पढ़ा है पहले, पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, नाम तो सुना होगा, ठीक है। ये 6 चीज़ें, यानी कि ये थ्योरी ये कहती है, ये मॉडल ये कहता है कि जब आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपको अपने इन्वायरमेंट का एक स्कैन करना है, ठीक है। इसकी अगर हम एक कह लें कि आप मेजर हेडिंग दें तो हम इसको कहते हैं कि दिस इज़ इन्वायरमेंटल एनालिसिस।
चलिए जी, लेट्स सपोज आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, आप क्या क्या चीज़ें देखेंगे इन्वायरमेंट में? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में क्या देखेंगे? ठीक है, गुड। और चलो अपना नहीं स्टार्ट करना, कोई दूसरा कर रहा है तो क्या क्या देखेंगे? मशवरे तो हम बहुत दे देते हैं ना। अभी तो मैंने एक लिस्ट आपके सामने लिख भी दी। क्या आपको ये नहीं पता होना चाहिए किस टाइप के लॉज आपके बिजनेस पे अप्लाई हो रहे हैं? पता होना चाहिए या नहीं? क्या आपको ये पता नहीं होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में है भी या नहीं? डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या आपका कस्टमर अब चाहता है कि नहीं ये प्रोडक्ट अब मुझे किसी और शक्ल में या किसी और सोर्स के जरिए मिले? कॉमन चीज़ है ना जो आप देखेंगे, ठीक है। क्या आप ये नहीं देखेंगे आपके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, बनाने के लिए किस टाइप की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है? आज आप एक बिजनेस इमेजिन कर सकते हैं कि एक बिजनेस है और वो सिर्फ जो पुराने एडवर्टाइजमेंट के मीडियम थे उन्हीं के थ्रू एडवर्टाइज कर रहा है, ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं शो कर रहा, उसकी सेल इम्पैक्ट होगी? अच्छी हो जाएगी, बुरी हो जाएगी? ठीक है, यानी कि सोशल प्लेटफॉर्म पे आपकी अवेलेबिलिटी नहीं है तो पीपल आर नॉट गोइंग टू बाय योर प्रोडक्ट, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली शायद उनको पता भी ना हो। आप बहुत स्मॉल स्केल पे कर रहे हैं, आपके पास बहुत हैवी एडवर्टाइजमेंट बजट नहीं है, तो आपके लिए सोशल मीडिया आसान है या जो आपके ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट मीडियम्स हैं वो? ठीक है, तो इसका मतलब है आप ये सारे फैक्टर्स देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप इकोलॉजिकल फैक्टर देखेंगे, जो बुक मेंशन करना भूल गई, शायद चैप्टर 6 यही बनाना था उन्होंने, वो भूल गए बाद में, लेकिन उसमें डाल दिया। इकोलॉजिकल फैक्टर्स का मतलब है कि इन्वायरमेंट पर आपका क्या इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। हम जिस एरा में यहाँ पर जो पहले तो आप सुनते होंगे ना, इवन आप चाइल्डहुड में भी सुनते होंगे ग्लोबल वार्मिंग, इम्पैक्ट पता है या नहीं पता, वर्ड सबको पता होता है। उसका ये इम्पैक्ट आ रहा है कि 2025 में ये हो जाएगा, 2030 में ये हो जाएगा, तो हम कहते देखी जाएगी जब आएगा। अब हम उस टाइम स्पैन में आ गए तो हम उसकी इम्पैक्ट्स देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के रिजल्ट्स अब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो उसका नतीजा क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट, चाहे वो पाकिस्तान जैसी भी गवर्नमेंट्स हैं, वो भी इन्वायरमेंटल लॉज स्ट्रिक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो इकोलॉजिकल फैक्टर जो है वो हमने भी देखना है कि क्या मेरा बिजनेस एक ग्रीन बिजनेस है या ये इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहा है, ठीक है। ये सब हम किस में कर रहे हैं? हम कर रहे हैं इन्वायरमेंटल एनालिसिस में। अब ये सारी चीजें मेरे बिजनेस के अंदर की हैं कि बाहर की हैं? बाहर की है, ऐसे ही है। तो हम इसे कहते हैं कि ये है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या एक्सटर्नल एनालिसिस, ठीक है। इसके अलावा भी आप कोई चीज़ हाईलाइट कर सकते हैं जो हम बाहर की तरफ देखेंगे अपने बिजनेस के लिए, या जिसके बारे में जिसकी इंफॉर्मेशन होना मेरे लिए ज़रूरी है? कंपैटिटर्स, वेरी गुड, ठीक है। आपका जो कंपैटिटर है, ठीक है, वो भी आपके एक्सटर्नल एनालिसिस का ठीक है हिस्सा है। इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो हमारा एक्सटर्नल एनालिसिस कंप्लीट होता है, ठीक है। और जो हमारा इंटरनल एनालिसिस है वो फिर किन चीज़ों पर होगा? कौन से रिसोर्सेज? यानी कि मेरे अपने बिजनेस के रिसोर्सेज, उनमें क्या क्या आ जाएगा? ह्यूमन कैपिटल, व्हाट एल्स? इतने तो दम ना बैठे, ये कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, दिमाग को खोलें। कैफ में आ गए हैं, कैफ के भी सीनियर स्टेज पर आ गए हैं। क्या होते हैं रिसोर्सेज आपके पास? बिजनेस के पास क्या रिसोर्सेज होते हैं? इंटरनल कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स, व्हाट एल्स? फिजिकल रिसोर्स, यानी कि ठीक है, ये तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इतने सोए क्यों बैठे हुए? क्लास लास्ट में रखने का ये बड़ा नुकसान होता है।
okay? अब ये सारे रिसोर्सेज किसके हैं? मेरा एम्प्लॉय अच्छा है, किसको फायदा है? मेरे पास अच्छी मशीनरी है, मेरे पास काफी कैपिटल मौजूद है, मेरा एम्प्लॉय अच्छा नहीं है, किसका नुकसान है? मेरे पास अच्छी मशीनरी नहीं है। क्या ये चीजें मेरे कंट्रोल में हैं? क्या इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मेरे कंट्रोल में है? तो मैं किसको बेहतर कर सकती हूँ? इंटरनल को। ठीक है, इसका मतलब है इंटरनल की बेहतरी का मेरे पास बेंचमार्क क्या होगा कि दूसरा मेरा जो कंपैटिटर है वो इंटरनली इन चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहा है। ठीक है, अगर मेरे पास भी 50 वर्कर हैं, उसके पास भी 50 वर्कर हैं, तो वो एक महीने के 200 यूनिट कैसे प्रोड्यूस कर रहा है और मेरा 170 यूनिट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। उसके कस्टमर रिटर्न कंप्लेंट्स कम है, मेरी ज़्यादा है, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। क्या मैं इसको सही कर सकती हूँ खुद, या बाहर से कोई आएगा वो मुझे सही करके देगा? तो इसलिए जब आप बिजनेस करते हैं तो एक्सटर्नल एनालिसिस प्लस इंटरनल एनालिसिस दोनों ज़रूरी हैं। ठीक है, और प्लस ये दोनों चीज़ें आपने कैसे करनी है? एथिकली भी करनी है, जो हम पढ़ेंगे बिजनेस एथिक्स चैप्टर नंबर 9। ठीक है, मोस्ट फेवरेट चैप्टर ऑफ द एग्जामिनर। ठीक है, उसमें से मस्ट क्वेश्चन जो है वो आता है। ठीक है, और उसके थोड़ा सा टेक्निकल आप कह लें कि उसके जो मॉडल्स हैं वो ज़रा बिट डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू द अदर मॉडल्स जो हम पढ़ेंगे। कुछ समझ आ रही है कैसे क्वेश्चन आएगा कैसे? अब अगर हम केस स्टडी पर आए, ठीक है, मेजर ये कि हमने इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। ऑब्वियसली आप राइटिंग में पेपर दे रहे हैं तो आपने राइट क्या करना है? 2-3 चीज़ें बेंचमार्क हैं जो आपने माइंड में रखना है। जब भी आपको वो कोई केस स्टडी देगा तो एग्जामिनर आपको किसी ना किसी कंपनी का नेम देगा कि भाई ये फलां कंपनी की केस स्टडी है। ठीक है, अब वो केस स्टडी चाहे आपकी शॉर्ट केस स्टडी है चाहे आपकी लॉन्ग केस स्टडी है। शॉर्ट में हमने कहा कि आपने डिटो रटा लिख देना है, लेकिन अब क्या किया एग्जामिनर ने? हमें एक नाम दे दिया। ठीक है, लेट्स सपोज उसने कहा जी XYZ कंपनी है। ठीक है, तो ये जो XYZ नाम है ना, इट शुड बी देयर इन द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ योर आंसर। ठीक है, जैसे अभी हमने कहा कि वो पूछ रहा है जी इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे इंपैक्ट करेंगे, तो आप लिख दें सिंपल एक लाइन। ये नहीं कि आपने एक स्टोरी लिख देनी है, ओनली 1 मैक्सिमम 2 लाइन्स। ठीक है, मैं तो स्टूडेंट्स को दूसरी लाइन पे भी जाने का नहीं कहती, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर लेंथ के मार्क्स नहीं मिलने, आंसर के मार्क्स मिलने। XYZ कंपनी विल बी अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग इकोनॉमिक फैक्टर्स, बस। लेकिन ये नाम होना ज़रूरी है, क्योंकि इससे एग्जामिनर को पता चल रहा है कि आपने दिमाग लड़ाया थोड़ा सा। मैंने एक नाम दिया हुआ है, वो बिल्कुल ही रट्टा नहीं, रोट लर्निंग नहीं, यानी कि वो अक्सर सुनते हैं ना, जोक्स में भी होता है, वो साथ कोई हाथ बना हुआ तो हाथ भी पेपर पे बनाकर आ गए, तो एग्जामिनर को हमने ये इंप्रेशन नहीं देना। ठीक है, दूसरी भी केस स्टडी है तो डेफिनेटली उसमें भी है। कंपनी का नाम एग्जामिनर आपको पूरा नाम देगा। ठीक है, वेरी फर्स्ट टाइम यू हैव टू राइट द फुल नेम ऑफ द कंपनी। ठीक है, उसके बाद उसकी जो भी एब्रीवेशन बनती है, ठीक है, जैसे आपने पूरा नाम लिखा और लेट्स सपोज उसकी एक हमारे पास कंपनी थी, लेट्स सपोज जी आबिद हुसैन कंपनी। ठीक है, फर्स्ट टाइम आप लिख रहे हैं तो आप पूरा लिखेंगे, साथ भी आपने ब्रैकेट में लिख दिया AH। अब आपको दोबारा अपनी केस स्टडी में आबिद हुसैन लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या लिखेंगे हम? AH। ठीक है, ये तो जब शॉर्ट केस स्टडी थे एक लाइन में आपने मेंशन कर दिया तो चल जाएगा, लेकिन जब आप लॉन्ग केस स्टडीज़ में जा रहे हैं जिसमें फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स लेने या टोटल मॉडल को अप्लाई करना है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि हर फैक्टर के अंदर आप इस नाम को मेंशन करें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल गलती होती है। आपसे कोई बात कर रहा है और आपका नाम ही नहीं ले रहा, नाम उसका लेता जा रहा है साथ वाले का, तो आपको क्या ये फीलिंग आएगी ये मेरे से बात कर रही है, मुझे समझा रहा है? इसका मतलब है कि फोकस नहीं है। तो सिमिलरली यू हैव टू मेक श्योर द नेम इज देयर। ठीक है,
अब जब आप लॉन्ग केस स्टडी कर रहे हैं तो हर पॉइंट के अंदर, जैसे पेस्टल है ना, उसने कहा जी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स बताओ। पॉलिटिकल लिखने गए तो बताएंगे जी आबिद एज, क्योंकि आप पहले लिख चुके हैं, पर एक पूरी हेडिंग दे चुके हैं, एज विल बी अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग पॉलिटिकल फैक्टर्स। कोई लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं है, ठीक है। और जब आप केस स्टडी करेंगे तो हम कोशिश करेंगे, और हम क्लास में प्रैक्टिस भी करेंगे, हम बुलेट्स बनाएंगे, हम पैराग्राफ्स में नहीं जाएंगे। हम ये अपनी ट्रेनिंग में कोशिश भी करेंगे कि हम बुलेट्स बनाएंगे, हम पैराग्राफ्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब आप पैराग्राफ लिख रहे हो तो देयर आर चांस कि हो सकता है एग्जामिनर कोई चीज़ ओमिट कर दें। लेकिन जब आप बुलेट्स में लिख रहे हो तो आपको लिखना भी थोड़ा पड़ता है, और आपका हर पॉइंट अलहदा मेंशन हो रहा है। कुछ आपकी जो इंग्लिश की गलतियाँ हैं वो कवर अप हो जाती हैं, क्योंकि ये इंग्लिश का पेपर नहीं है। तो कोई सेंटेंस गलती है, कोई स्ट्रक्चर में मिस्टेक है, तो एग्जामिनर के लिए एक्सेप्टेबल है, अनलेस और अनटिल आपने जो उसकी रिक्वायरमेंट थी वो उसको बता दी, उसको समझ आ गई कि भाई तुम यही कह रहे हो, पश्तो नहीं लिख के आ जानी, ठीक है, उसको सीधा सीधा लिख देना है। तो ये हम प्रैक्टिस करेंगे जी बच्चे। एब्रीवेशन जब आप केस स्टडी स्टार्ट करोगे ना, कि जैसे आप उसको बता रहे हो, उसने कहा एग्जामिनर ने कहा कि जी पेस्टल अप्लाई करो इस केस स्टडी पर, तो आपने लिख दिया कि एज will be affected by pestle analysis as below, या this is pestle below is the pestle analysis for A, पूरी लिखा पहले आबिद हुसैन कंपनी ब्रैकेट में एज। इसके बाद कहीं भी आपको क्वेश्चन में दोबारा पूरा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो काम का वेस्टेज ऑफ टाइम है। क्योंकि एग्जामिनर क्या देखेगा कि आपने पॉलिटिकल फैक्टर्स के अंदर पॉलिटिकल फैक्टर्स ही लिखे हैं, कोई और तो नहीं लिख दिया। तो आप आबिद हुसैन पूरा लिखें, एच लिखें, उसको समझ आ रही है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि एच वहाँ पे मेंशन ज़रूर कर दें, ताकि उसको पता हो कि आप उसको एक थॉरली उसी केस स्टडी से रिलेट करके चल रहे हैं, ठीक है। एक टेक्निकल तरीका है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि मैं बात एक से कर रही हूँ, नाम मैं दूसरे का ले रही हूँ, तो उसके रिजल्ट्स वैसे नहीं आएंगे। आपका ये सेंटेंस जो सिर्फ ये लिखना एच है ना, ये एग्जामिनर को बता रहा है कि आपको पता है हाउ टू रिलेट थिंग्स विद द अबव केस स्टडी, और आपने रट्टा नहीं लगाया हुआ। इस लाइन को लिखने में हार्डली मेरे ख्याल 30 सेकंड्स भी नहीं लगेंगे, वो एक ही लाइन हमने रट्टा लगा के हर केस स्टडी के आगे लिख देनी है, क्योंकि आनी एक या दो है। बहुत लंबी चौड़ी हमें स्टोरी नहीं लिखनी, बताना हमने वो ये जो एग्जामिनर ने पूछा है, लेकिन थोड़ा सा हमें तरीका सीखना पड़ेगा, ठीक है। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपको बड़ा अच्छा सा उसने प्लेटर बना के दिया, तो खाने में थोड़ा सा कोई फ़र्क भी हो तो चल जाता है, सही है। आपको चलो कोई बात नहीं, ये चीज़ तो अच्छी थी, लेकिन आपको खाना फर्स्ट क्लास दे और बहुत ही अनप्रेजेंटेबल वे में दे, फिर आपको टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता। एग्जामिनर को आप मुश्किल में डालेंगे, वो आपको मुश्किल में डाल देगा, ठीक है। तो हमने एग्जामिनर को अप्रूव नहीं करना, हमने उसको अलग-अलग बुलेट्स बनाकर लिख दिया, ताकि वो हमारी अंग्रेज़ी से भी तंग ना आए, ठीक है, और उसको पता हो कि मुझे हर पॉइंट पता था, क्योंकि एग्जामिनर को ये तो पता है कि इसमें 3 पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं। जब आपने ये 3 की काउंटिंग पूरी कर दी तो उसको आइडिया होगा इसने 3 फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर दिए, ठीक है, और होपफुली आपने सही किया है। डॉज करने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है, वो उसमें नहीं करना। और बाकी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला उसके साथ जो है वो सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। इसलिए माइंड में रखिएगा कि जो MFA का मैनेजरियल पोर्शन है थेरी वाला, ये वैसी थेरी नहीं है जैसे आप दूसरों में पढ़ते थे। यहाँ पर उतनी ही राइटिंग प्रैक्टिस है जितनी आपने अपने न्यूमेरिक पोर्शन में करनी है। हाँ, सिर्फ ये होगा कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा आपको असाइनमेंट्स नहीं है जितनी वहाँ पर मिलेंगी, क्योंकि मेरी कोशिश होती है क्लास में लिखें बच्चे, ताकि इंडिविजुअली उसी वक्त चेक हो जाए। नहीं भी हो रहा तो नेक्स्ट डे जब आपको कोई केस स्टडी मिल रही है तो आप उसको चेक करें। तो जो आपके MFA के रजिस्टर्स हैं या पोर्शन हैं, उनमें से मैनेजरियल का पोर्शन आपने थोड़ा सा सेपरेट कर लेना है, ताकि वो एक सीक्वेंस में नोट्स आएँ। और जब आप 5-6 केस स्टडीज़ लिख लें तो आप खुद भी देख लें कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया था और अब आप कहाँ पर पहुँच गए हैं। बुक लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे लिए, ठीक है। सॉफ्ट कॉपीज़ आपके पास हैं, वो चलेंगी। बाकी हमारे पास स्क्रीन पे वो चल रहा है, तो उसमें हम काम जो है वो चला लेंगे, ठीक है। वसीम साहब के लिए अगर चाहिए तो वो खुद ही आपको बता देंगे कि उनको क्या चाहिए, लेकिन मेरे पोर्शन के लिए आपको बुक लेने फ़ोटो कॉपी कराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सॉफ्ट में ज़रूर आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि हम बुक को इतना ज़्यादा कंसल्ट नहीं करेंगे अपार्ट फ्रॉम वेरी फ्यू थिंग्स, ठीक है। बाकी हमारी प्रैक्टिस पर ही चलता है। अगर हम बुक का एक क्विक रिव्यू करें,
इधर भी हो। ठीक है, तो ये हमारा ये टेक्निकली स्पीकिंग दिस इज अ पोर्शन दैट आई हैव टू टॉट यू। ठीक है, अब इसमें से एज आई टोल्ड यू अर्लियर ये एक ही कॉन्सेप्ट पैस्टल को कवर करें। ठीक है, 7 कंपेटिटिव फोर्सेस, कंपेटिटिव फोर्सेस इज योर एक्सटर्नल एनालिसिस। ठीक है, और चैप्टर 8 इज इंटरनल एनालिसिस। मैंने कहा था वहाँ पे टॉप चैप्टर आगे पीछे हो गए। ठीक है, अब आपने मुझे बताना है कि हम 7 से स्टार्ट कर लें या 8 पेस्टल को ही पहले लेकर चलें। These are the most important chapters from exam point of view। ठीक है, इसमें से तो मस्ट आना ही आना है। इनमें एग्जामिनर ऑल्टरनेट कर लेता है, समटाइम सेम भी कर लेता है, और अगर उसने एक लॉन्ग क्वेश्चन देना है तो 18 और 16 मार्क्स तक के भी उसने क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये अब आप आज डिसाइड करेंगे, उसके मुताबिक फिर हम चीज़ें लेकर चलेंगे। पेस्टल ठीक है गर्ल्स? चैप्टर 1 से स्टार्ट करें। चैप्टर 1 वो चैप्टर है जो हम सबसे एंड में पढ़ेंगे क्योंकि इसमें पढ़ने वाला ही कुछ नहीं है, तो हम चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पढ़ने से सारे हैं, लेकिन वो होता है ना, कुछ आसान से स्टार्ट करना चाह रहा है, कोई मीडियम से, कोई डिफिकल्ट से। ठीक है, इसमें जो आपका लीगल इन्वायरमेंट है वो सोशल और लीगल इकट्ठे करके बता दिए गए। ठीक है, जो पॉलिटिकल एंड इन्वायरमेंटल बिजनेस है इसमें बेसिकली उन्होंने पाकिस्तान की जितनी पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी उनकी हिस्ट्री दी हुई है। जैसे आप पाकिस्तान स्टडीज़ में पढ़ते थे ना, फ्लां से फ्लां में उसका दौर था तो उसने ये किया, तो उसमें वो स्टडीज़ हैं, और प्लस सिर्फ एक मेन पेज है जो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को मुश्किल में डाल देता है, मार्शल लॉ भी है जी। वो ये सिर्फ उन्होंने हमें ये बताया कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ कैसे होती हैं। जैसे हम कहते हैं ना हमारा एक डेमोक्रेटिक है, फिर हम चाइना को कहते हैं वो कम्युनिज्म है वहाँ पर, तो ये वो क्या चीज़ें हैं, ये सिर्फ पेज हमें इस चैप्टर में फोकस करना है मेन। तो ये हम एंड पे रखेंगे क्योंकि अभी सबसे पहले हमने केस स्टडी लिखना सीखना है। और अगर आप उसके बाद देखें तो ये जर्नल डिस्कशन है, इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट और बिजनेस। ठीक है, मैं अभी क्विक सा सिर्फ आपको रिव्यू दे रही हूँ, कल हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे गवर्नमेंट क्या क्या करती है। ठीक है, और उसके बाद क्या आगे जी एंड में जो अच्छा जी वो भी लास्ट सेशन में निकल गया। ठीक है, आप उससे भी बच गए, तो ये चैप्टर हम सिर्फ एंड में करेंगे। ठीक है, तो टेक्निकली स्पीकिंग हम कल चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे और पॉलिटिकल फैक्टर्स हमारे उसमें साथ साथ डिस्कस होते जाएंगे। अगर मैं जेनेरिकली भी पूछूं तो आपको आइडिया होगा गवर्नमेंट कैसे कैसे मेरे बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकती है। टैक्सेस, लॉज, कौन से लॉज पढ़ लिया है ना, बी लॉ, सी लॉ, लेबर लॉज, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज। ठीक है, इसके अलावा आपके इन्वायरमेंटल लॉज। ठीक है, सब कौन बना रहा है, गवर्नमेंट बना रही है। तो उसका मतलब है गवर्नमेंट कोई लॉ बनाएगी तो वो आपकी फेवर या आपके अगेंस्ट जा सकता है। टैक्स रेट गवर्नमेंट फिक्स करती है, अगर गवर्नमेंट ने आपके टाइप ऑफ बिजनेस पर टैक्स रेट कम कर दिया तो मेरे लिए फेवरेबल है, और अगर मेरे टाइप ऑफ बिजनेस के लिए टैक्स रेट ज़्यादा कर लिया तो अनफेवरेबल है। इंफ्रास्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड करता है, जो आपके वोकेशनल ट्रेनिंग्स हैं वो कौन देता है, गवर्नमेंट के होते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन यूजुअली, जहाँ पे आपको टेक्निकली काम सिखाया जाता है। जैसे आप FSC FA करते हो तो उसके साथ एक वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं जो हमारे यहाँ उसको बहुत का समझा जाता है कि शायद ये बेकार से ही हैं। ठीक है, या बहुत लोग, लेकिन वो एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, विद स्टडी वो काम भी सिखाते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन नाम है उसका, ये मतलब नहीं आप वोकेशनल पे जा रहे हो। आपकी FSC 2 साल में होती है, वहाँ पे 3 साल में
डिप्लोमा होता है उस चीज़ का, क्योंकि वो थ्योरी भी पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली वो चीज़ सीखते भी हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ज़्यादातर गवर्नमेंट के होते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इंडस्ट्री के डिपार्टमेंट्स इंडस्ट्री के साथ लाइजन करते हैं। इंडस्ट्री उनको बताती है कि भाई देखो हमें इस टाइप की लेबर चाहिए, ठीक है, उसके पास ये ट्रेनिंग होनी चाहिए। फिर गवर्नमेंट उस टाइप के कोर्सेज अपने वोकेशनल ट्रेनिंग में करवाती है कि जब ये हमारे अप्रेंटिसेस रेडी हो जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, तो इनकी डिमांड होगी और उनके लिए जो और इंडस्ट्री को जो रिक्वायर्ड पीपल हैं वो मिल जाएंगे। हमने जनरली आप कभी डिस्कशन सुन रहे हो ना बिजनेस पर्सनस की, तो हमें ये लगता है कि जॉब्स नहीं है, जॉब सीकर्स को लगता है कि जॉब्स नहीं है, लेकिन अगर आप उनसे बात करें तो कहते हैं जी वैकेंसी तो है, बंदा नहीं है जिसको हमने रखना है, क्योंकि उन्होंने उसको रखना है जिसको वो काम आता है। वो कहते हैं कि जी वो लोग नहीं है जिनको ये काम आता है, तो हम इस वैकेंसी में किसको लेकर आए। तो सिमिलरली फिर इंडस्ट्री और गवर्नमेंट, टवेटा का कभी नाम सुना है? टवेटा का TVETA, ये भी गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है जो इन वोकेशनल इंस्टीट्यूशन को देखता है, उनके लिए कोर्सेज कराता है। ठीक है, और एक्चुअली ये वो लेबर होती है, स्किल्ड लेबर, जिसको आप फॉरेन भेजते हैं। ठीक है, वो नहीं जो हम यहाँ पे कहते हैं कोई भी होगा जो लेबर भेज रहे हो, वो फिर जाके क्या करेगा, सफाइयाँ ही करेगा और अंग्रेज़ों के कुत्ते ही नहलाएगा। लेकिन ये वाली लेबर जो है, ये वो ट्रेंड लेबर है, स्किल्ड लेबर है, जिसकी वहाँ पर ज़रूरत है। तो जो आपकी लेटेस्ट इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है, सिर्फ पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं, हर गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर कोर्सेज प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करती है, ताकि इंडस्ट्री को उसका रॉ मिलता रहे मटेरियल, रॉ मटेरियल के फॉर्म में ह्यूमन रिसोर्स जो ट्रेंड हो और वहाँ पर जाकर वो काम करती रहे। ये भी गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। ठीक है, आपके टाइप के बिजनेस को सपोर्ट कैसे कर सकता है गवर्नमेंट? सब्सिडीज दे सकते हैं, और क्या कर सकता है? टैक्स कम करेगा, ज़्यादा करेगा? कम करेगा। ठीक है, अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखें तो हम मेजर दो पार्टीज को ही लेकर आते हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी को। नून लीग जब भी आती है, क्या किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर पर। वो सबका ही होता है ना, हमने कहा जनरली जो काम करते नजर आ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, इनके आने से हमेशा इंडस्ट्री खुश होती है। ठीक है, सिर्फ पंजाब की इंडस्ट्री नहीं, पाकिस्तान की इंडस्ट्री खुश होती है। क्यों? क्योंकि इनका ज़्यादा फोकस इंडस्ट्री पर होता है। और जब भी पीपल्स पार्टी आती है, इंडस्ट्री बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रायोरिटी एग्रीकल्चर है, क्योंकि उसके सारे वडेरे हैं, अपनी ज़मीनें, ठीक है, जो भी कह लें, लेकिन उनकी पीपल्स पार्टी की हमेशा प्रेफरेंस एग्रीकल्चर होता है। वो हर वो पॉलिसी लेकर आएंगे जो एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब होता क्या है कि ये टोटली एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते और वो इंडस्ट्री को फोकस नहीं करते, तो दोनों की हालत बुरी है। आप एक को फोकस कर रहे हैं तो दूसरे को टोटली निगलेक्ट नहीं करें। हर गवर्नमेंट की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। अब अगर आपको लग रहा है कि नेक्स्ट इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी आ जाएगी, तो उसका मतलब है इंडस्ट्री का कंसर्न होगा। पॉलिटिकल पार्टी जो आ रही है वो मेरे लिए फेवरेबल पॉलिसीज नहीं लाएगी। नून लीग आ रही है, एग्रीकल्चर वाले कंसर्न होंगे, मेरे लिए फेवरेबल पॉलिसीज जनरली नहीं आएंगी। कंस्ट्रक्शन वाले, बिजनेस वाले बहुत खुश होंगे, सीमेंट, ब्रिक्स, सैंड, ये वाले बिजनेसेस चलेगा कि नहीं चलेगा? ठीक है, तो इस तरह जब आप एक्सटर्नल एनालिसिस कर रहे हैं तो गवर्नमेंट का के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं किसने कितनी करप्शन कर ली, कितने एसेट्स बना लिए, जो बना लिए उसके अपने हमें नहीं मिलने लगे, मेरे बिजनेस को ये कैसे प्रमोट करेगा, ये कैसे इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, अभी आजकल वो चल रही है पंजाब में, ये काफ़ी जो है आपकी जो एनक्रोचमेंट्स हैं उनको ख़त्म करिए। पंजाब गवर्नमेंट काफ़ी एक्टिव है। ठीक है, क्या उससे बिजनेसेस इम्पैक्ट हो रहे हैं? कौन से वाले? जो स्टॉल्स थे वो लीगल थे, इलीगल थे? इलीगल थे। ठीक है, इसका मतलब है कि जब आप एक इलीगल काम कर रहे हो तो चाहे वहाँ पर आप 30 ईयर्स भी बैठे रहे हो, देयर इज ऑलवेज अ चांस ये ख़त्म हो जाएगा। जो लीगल बैठे हुए थे, क्या उनको भी उठाया गया?
ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर मुझे पता है मेरे टाइप ऑफ बिजनेस पर क्या लॉ अप्लाई हो रहा है तो मेरा बिजनेस सेफ है या नहीं। इंटरनल लॉज बन रहे हैं, एक्सटर्नल बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मुझे सारे लॉज नहीं लेकिन वो लॉ मुझे ज़रूर पता होना चाहिए जो मेरे बिजनेस पर अप्लाई हो रहा है। और अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं है तो आपका बिजनेस ऑलवेज एट रिस्क, एट स्टेक है, खतरे में है ना। देखें, कानून कभी भी जाग सकता है, ये तो हमें पता है ना, कानून के हाथ लंबे हैं, लेकिन कानून कभी भी जाग सकता है। जाग सकता है या नहीं? जागे तो आपके पास अब क्या, आप कहेंगे नहीं भाई देखो मेरा तो दादा भी इधर था, मेरा बाप भी इधर था, तो मैंने भी इधर ही काम करना है, तो क्या ये आपका लॉजिक एक्सेप्टेबल है? क्योंकि कानून अंधा है, तो बाप दादा को नहीं देखेगा, वो क्या देखेगा? डॉक्यूमेंट दिखा, डॉक्यूमेंट है ये बिजनेस करने के लिए या नहीं है। तो आपकी टाइप की जो गवर्नमेंट आ रही है, ये एक्ट आप सिंध गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट नहीं करते, पीपल्स पार्टी से एक्सपेक्ट नहीं करते, उसके उनके एरा में ये काम कभी भी नहीं होता। नहीं नहीं, एनक्रोचमेंट को खत्म कर दो, ये इस चीज की मैंने कहा, जो दूसरी चीजें वो तो चलती रहती है ना। तो इसका मतलब है कि मैं जिस टाइप के बिजनेस में जो गवर्नमेंट आ रही है वो मेरे टाइप के बिजनेस को इम्पैक्ट करेगी। ठीक है, ट्रंप ने टैरिफ लगाया, ठीक है, वो क्योंकि यूएसए का प्रेसिडेंट था तो सारी दुनिया इम्पैक्ट हुई। ठीक है, शहबाज शरीफ को भी जोश आए, वो टैरिफ लगाए, तो क्या हम पे इम्पैक्ट कैसे आएंगे? नहीं नहीं, उसको छोड़ दो, लेट्स सपोज कि कॉल कोई प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, सुन लो बात, 4 दिन क्या हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर उसको ख्याल है कि मैं भी टैरिफ लगा देता हूँ, भाई सारी दुनिया हमारे पे टैरिफ लगाती है, क्या हम जैसा कंट्री ये डिसीजन ले सकता है? अगर वो लेगा तो क्या होगी, हमारी एक्सपोर्ट्स पहले से ही कम हो जाएंगी। लेकिन क्या ट्रम्प पागल था? उसने खुद तो नहीं आके कर लिया होगा, कोई कैलकुलेशंस तो होंगी उसकी। ऑल्दो कहा जा रहा है कि जी फाइनेंशियल एडवाइजर साहब कह रहे हैं, ठीक है, एलॉन मस्क जो उसका मेजर एक हैंड है, वो कह रहा है कि भाई हाथ होला रख, ठीक है। लेकिन जब आप वर्किंग कर रहे हो वो इस पोजीशन में कि वो अनाउंसमेंट्स कर सकता है, हम इस पोजीशन में नहीं है। लेकिन उसके अनाउंसमेंट से सिर्फ लोकल बिजनेस इम्पैक्ट हो रहा है। आप जो बाहर से बिजनेस कर रहे हैं, क्या सबको अपने अपने बजट सब चीज़ें रिवाइज करनी पड़ेंगी या नहीं? जो कंपनीज डील कर रही हैं, चलो गवर्नमेंट को छोड़ दो, कंपनी लेवल पर आ जाओ, करना पड़ेगा नहीं? कितना रिवाइज करना है, कौन फैसला करेगा? मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, ठीक है, डिसीजन मेकर्स वही है, उनको मैनेज करना, इन्वायरमेंट को रीड करना आना चाहिए। और उनमें से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होंगी जिन्होंने प्री एम्प्टिव मेजर्स लेके उसके काउंटर मेजर्स ऑलरेडी कर लिए होंगे। ये चीज़ें एक दिन में नहीं आती कि उसे मीटिंग बिठाई और फिर निकलते ही अनाउंसमेंट कर दी, पूरी वर्किंग होती है, ठीक है। और जो प्री एम्प्टिव बिजनेसेस होते हैं, जिनको हम स्पेशली ग्लोबल कंपनीज कहते हैं, ठीक है, जितनी बड़ी कंपनी उतना बड़ा माफिया और उतने बड़े ही उनके हाथ होते हैं, वो क्या करती हैं, इन सब चीज़ों के प्री एम्प्टिव मेजर्स ऑलरेडी कर चुकी होती हैं, ठीक है। तो इम्पैक्ट इस पर आता है, छोटा बिजनेस जो सोया होता है या जिसके पास इतनी नॉलेज नहीं होती, ठीक है। स्मॉल भी कम इम्पैक्ट होता है, मीडियम ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इन चीज़ों से। बात समझ आ रही है? ठीक है जी। और क्या जी? अच्छा मुझे ये बताएं हमारी क्लास की टाइमिंग कितनी है, फिर मैं उसके लिहाज से इसको शुरू करूँ। 1 बजे तक है? 1:30 तक है, चलें ठीक है जी। अच्छा ये जो फर्स्ट है वो पेज, वो मैंने कहा हम लेटर ऑन करेंगे, ठीक है। उसको वैसे तो करने की सिर्फ पढ़ लें आप एक दफ़ा तो सफिशेंट है। अगर अब हम इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की बात करें, सॉफ्टवेयर तो सबके पास बुक्स हैं ना, ठीक है। तो हमने उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया। बुक ने क्या हेडिंग दी? गवर्नमेंट स्पेंडिंग। बेटे ये है पेज नंबर 5,
मेरे पास 5 है, बुक में डेफिनेटली चेंज होगा कि 5 ही है। अच्छा ठीक है, यानी कि हम देखने जा रहे हैं कि जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होती है उसका बिजनेस पर इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो अभी हमने देखा कि किस पे स्पेंड करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे करेगी, हेल्थ पे करेगी, एजुकेशन पे करेगी, किस पे वो लेकर जाएगी, वो आ जाएगी। दूसरी एक मेन चीज़ जो हमने देखनी है वो ये कि गवर्नमेंट बिजनेसेस को फ्लरिश करने के लिए कितना फ्रीडम देती है। पाकिस्तान फ्री इकॉनमी है, मीन्स कि आप लॉज के अंदर रहते हुए जो मर्जी बिजनेस करें। ठीक है, कैपिटल आपका है तो प्रॉफिट भी बिजनेस पर्सन का है। कि चाइना में भी ऐसा, रशिया में ऐसा, पता नहीं इतने भी जो है ना जनरल नॉलेज पुअर होनी अच्छी बात। रशिया में कोई प्राइवेट बिजनेस नहीं है, आप बिजनेस रन करेंगे लेकिन हर चीज़ स्टेट ओन्ड है। ठीक है, चाइना में हर चीज़ स्टेट ओन्ड नहीं है लेकिन स्टेट के लॉज या होल्ड जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। प्राइवेट बिजनेसेस डेफिनेटली चाइना में बहुत हैं। 1971 जुल्फकार भुट्टो ने किया, पढ़ा था, रटा लगाया था पाकिस्तान स्टडी में। क्या किया था उसने? नेशनलाइजेशन की थी। क्या थी नेशनलाइजेशन? स्टेट ओन्ड। ठीक है, इम्पैक्ट क्या आया इकोनॉमी पे कि वो लोग जिन्होंने बड़ी मेहनत से, ये तो हम पढ़ते हैं ना हर चीज़ में, जब पाकिस्तान बना तो कुछ भी नहीं था। यानी कि अगर एक बिजनेस इस्टेब्लिश हुआ है 1947 से लेके 1971 तक, तो इसका मतलब है कि उस बिजनेस पर्सन की अपनी एफर्ट थी। ठीक है, आपने इतने साल एक चीज़ ग्रो की और एक दिन अचानक गवर्नमेंट आई, उसे कहा निकलो भाई, ये ऑनरशिप के पेपर मुझे दे दो। ठीक है, इम्पैक्ट क्या आया? नए इन्वेस्टमेंट रुक गई, लोकल इन्वेस्टर्स जिनको अंदर की खबरें पहले थी वो पहले मुल्क छोड़ के चले गए, अपना कैपिटल यहाँ से उठाया, वहाँ पे आप बाई ले गए। तो इस तरह जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं वो इंडिकेशन दे रही होती हैं कि बिजनेस यहाँ पर आएगा या नहीं आएगा। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन से ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन ऐसी है। ठीक है, खैर उतनी ख़राब भी नहीं है जितनी दुनिया में उसका इम्प्रेशन है। तो नया बिजनेस लाना बहुत मुश्किल है, फॉरेन इन्वेस्टर को लाना मुश्किल है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या करती है? मैक्सिमम लेवरेज देती है। इस हद तक लेवरेज कि आप अगर अपना बिजनेस वाइंड अप करते हैं तो यू कैन टेक आउट योर कैपिटल फ्रॉम द कंट्री। कोई भी एडवांस कंट्री आपको ये ऑप्शन नहीं देती। ये कहती भाई ठीक है प्रॉफिट तुम्हारा, लेकिन जो मेरे मुल्क में कैपिटल आ गया ये यहीं, इसको तुम एक दिन उठा के मुंह उठा के दूसरे मुल्क में नहीं लेके जा। लेकिन वो कंट्रीज इस पोजीशन में हैं कि ये सैंक्शंस लगाएं भी तो बिजनेस वहाँ जाने पर तैयार है। ठीक है, तो जब बिजनेस आता है तो वो ये भी देखता है कि यहाँ की जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो हमें किस तरह से लेवरेज दे रही है। भाई ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर अगर अच्छा नहीं है तो ये एक ऐसी अट्रैक्शन है जिसपे वो कह रहे हैं ओके वेल एंड गुड, चलेगा तो चलेगा, नहीं तो हम उठाएंगे चीज़ें, इंडिया ले जाएंगे, बांग्लादेश ले जाएंगे। ठीक है, कोई इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। टैक्सेशन हमें पता है। ठीक है जी, टैक्सेशन गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ फंडिंग है या उसका बिजनेस का? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने जिस टाइप के बिजनेस को तंग करना हो तो क्या करते हैं उस पर, और जिसको फैसिलिटेट करना हो काम कर देते हैं। ठीक है, ओके जी। इसके अलावा इकोनॉमिक पॉलिसीज, इसको हम इकोनॉमिक में करेंगे। लॉज हमने डिस्कस करके लॉ को भी लीगल में करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स एंड पॉलिसीज, इनको भी अभी हमने जनरली डिस्कस कर लिया। ठीक है, क्या क्या इम्पैक्ट जो है वो आते हैं। चाइना ने कितना लगाया यूएस पे टैरिफ? 1048। हाँ मेरे ख्याल है अराउंड 40 की लाइन में था, मुझे भी एग्जैक्ट 45%। और ट्रम्प ने कितना लगाया था? 28%। इसका मतलब है, और चाइना ने क्या कहा? हम इंटरनेशनल कोर्ट के पास जाएंगे। ठीक है, तुम कौन होते ये लगाने वाले हमारे प्रोडक्ट पर? हम जो इंटरनेशनल WHO का कोर्ट है उधर जाएंगे। लेकिन प्लस साथ ही उसने क्या किया, एक रिप्रिकॉशन, तुम मेरे पे लगा रहे हो तो मैं तुम्हारे पर सेम भी नहीं, ऑलमोस्ट डबल 1.5 टाइम्स उसने वो लगा दिया।
पाकिस्तान जैसे कंट्रीज क्या करेंगे, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, वो देखेंगे क्योंकि उन पर इतना इम्पैक्ट नहीं आता इन चीज़ों का, हमारी इतनी ज़्यादा वहाँ पे एक्सपोर्ट है नहीं। चाइना एक मेजर प्लेयर है, ठीक है, एक्सपोर्टर है वहाँ का, ठीक है जी। अब आ जाए जी इंटरेक्शन बिटवीन बिजनेसेस एंड द गवर्नमेंट, दिस इज मेन टॉपिक जो इस चैप्टर में हमने पढ़ना है, ठीक है। अभी हमने ये देखा कि जब बिजनेसेस चल रहे हैं तो उनको देखना है कि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, क्योंकि वो प्रायोरिटीज़ गवर्नमेंट बताएंगी बिजनेसेस को कि ये मेरे हक में कुछ करेगी, ये मेरे अगेंस्ट रहेगी, या ये मेरे पे देखेगी नहीं, तवज्जो ही नहीं देगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो आप देखते हैं। हमारे पास इसकी सबसे बहुत अच्छी एग्जांपल सी पैक, ठीक है, नॉन लीग की प्रेफरेंस, सी पैक इनिशिएट करने वाले भी वो थे, बीच वाली गवर्नमेंट्स की प्रेफरेंसेस उतनी ही थी उस फॉर प्लान पे, ठीक है। उनका फोकस किस तरह था, इसमें जो करप्शन हुई है ना उसको हाईलाइट करो, प्रोजेक्ट इज स्टिल देयर, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, डिले, जब डिले होता है तो इकोनॉमीज फायदे में नहीं आती, ठीक है। इस डिले से और क्या नुकसान हो रहा है, अगर सी पैक टाइमली इम्प्लीमेंट होता तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान में क्या और चेंजेस आ जाते हैं? इन्वेस्टमेंट आती, इन्वेस्टमेंट आती तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती, ठीक है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट लाने के लिए क्या करती हैं गवर्नमेंट्स, पहले अपनी इंटेंशंस शो करती हैं कि भाई हमने ये जो इतना हैवी एक प्रोग्राम लॉन्च करें, वी आर सीरियस अबाउट इट। सीरियसनेस कैसे शो हो रही, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, आपके जो रोड नेटवर्क है वो सबसे पहले बनता है, ठीक है, टाइमली भी कितना बनता है, लेकिन बन रहा है तो वो गवर्नमेंट की इंटेंशन शो कर रहा है। सी पैक 100% ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन सी पैक मोटरवेज 100% ऑपरेशनल है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने I2B में आपको ये एक्सप्रेस वे की एग्जांपल देती थी, ठीक है, बिल्कुल। सिटी बाद में बना, इंडस्ट्रियल सिटी, यानी कि स्टैब्लिश अलॉटमेंट वगैरह हो गई थी, ऑपरेशन वो बाद में हुआ, रोड पहले बना के दी गई। क्या गवर्नमेंट की इंटेंशन, वी आर सीरियस अबाउट दिस प्रोजेक्ट। जितने आप सीरियस होंगे उतना बिजनेसमैन को ट्रस्ट ज़्यादा होगा, कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और वो भी उतनी ही तेज़ी से काम करेगा जितनी तेज़ी से आप करेंगे। तो द वेरी फर्स्ट एडवांटेज जो हम देखने जा रहे हैं कि गवर्नमेंट और बिजनेसेस का इंटरेक्शन या इनका हमेशा गठजोड़ क्यों होता है। आप किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट को उठा लें तो उनके फाइनेंशियल एडर्स हमेशा बिजनेस पर्सनस होते हैं। उनकी कंपेन्स को उनसे पूछें भाई कौन फाइनेंस कर रहे, तो कहेंगे फलां फलां बिजनेस पर्सन ने हमें कंपेन के लिए पैसे दिए, हम तो गरीब थे, हमारे पास तो पैसे नहीं थे, ठीक है। तो अब फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी, फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रेटेजी का उसने कहा है कि वो देखेंगे कि पॉलिसी मेकर, और वो जिस टाइप का बिजनेस होगा, कंस्ट्रक्शन वाले ने आपकी कंपेन पे पैसे लगाए हैं तो आप आके कंस्ट्रक्शन वाले बिजनेस की टैक्स कम करोगे, ठीक है ना। वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेके आओगे जिसमें कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है, ठीक है। सिमिलरली जिसने पीछे से पैसे लगाए, आप ऐसी ही पॉलिसी लेके आओगे, क्योंकि बिजनेसमैन भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो आपको फी सबीलिल्लाह आपकी कंपेन को सपोर्ट नहीं करता, ना ही उसने कोई NGO खोली हुई है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ उसने कहा फाइनेंशियल इंसेंटिव जो है वो देंगे, ठीक है। आसान हो जाए बेटा।
ठीक है जी। पहला तरीका जिससे बिजनेस गवर्नमेंट को हाथ में रखते हैं, डेट इज़ फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रेटजी। इसमें बिजनेसेस क्या करता है, गवर्नमेंट को थ्रेट करता है, तुमने मेरे पे ये टैक्स लगाया, ये पॉलिसी ले आई, हम अपना बिजनेस उठाएंगे, दूसरी जगह ले जाएंगे। छोटी मोटी कंपनी ये थ्रेट दे सकती है? दे तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, जाओ जो करना करते रहो। इसका मतलब है कि वो बिजनेस इस पोजीशन में है कि वो बहुत स्ट्रांग है, और अगर वो जाता है तो आपकी इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट नज़र आएगा। अगर आप इतने पावरफुल हैं तो आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो इसे अगर प्रमोटिंग अ कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्डिंग स्ट्रेटजी, जो अभी हमने बात की कि जब वो आपकी कंपेन को सपोर्ट करेगा तो वो उसी वक्त आपसे सारी डिस्कशन करके रख लेगा, भाई मैं तुम्हें सपोर्ट क्यों कर रहा हूँ, और तुमने इसके जवाब में मुझे जब हुकूमत में आना है तो क्या करना है। ठीक है, आते ही तुमने CNG बंद कर देनी है, LNG चला देनी है, ठीक है, या पेट्रोल की प्राइसेस हाई कर देनी है, और फ्यूल प्राइसेस जो ऑयल प्राइसेस हैं वो हाई हैं, तो आपने दूसरी कैरोसिन ऑयल उसकी कम कर देनी है। ये सारे चीज़ें, ठीक, क्योंकि ठेका किसको दिया हुआ है, मैंने अपने रिश्तेदारों को दिया हुआ है, तो उन गरीबों का भी भला होना चाहिए। ठीक है, फिर आ जाते हैं जी स्टेक होल्डर कोलिशंस, यानी कि बिजनेसेस कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। स्टेक होल्डर्स जो हैं, बिजनेस क्या करता है, साथ ही कस्टमर को मिला लेगा। जैसे टैक्स रेट ज़्यादा करेंगे तो वो कस्टमर्स को कहेंगे देखें जी टैक्स ज़्यादा हो रहा है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, हम आपको ये चीज़ महंगी देंगे। कस्टमर को भी डर लग गया कि हाँ भाई इसका क्या कसूर, गवर्नमेंट टैक्स कम करेगी तो मुझे सस्ता मिल जाएगा, कस्टमर साथ मिल जाएगा, सप्लायर को मिला लेंगे, लोकल कम्युनिटी को मिला लेंगे। ठीक है, इससे क्या करेंगे कि कोलिशंस बनाएंगे, यानी कि अपने साथ मजीद सपोर्टर्स लेते आएंगे, और जितने जितने सपोर्टर्स ज़्यादा होंगे ये स्ट्रांग होंगे या वीक हो जाएंगे? स्ट्रांग हो जाएंगे। गवर्नमेंट को उनकी बात माननी पड़ेगी या नहीं मानेगी? माननी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा ये क्या कर सकते हैं कि एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग का मतलब है कि ये किसी प्रोडक्ट या पर्टिकुलर अपने नाम से नहीं कर रहे। एक होगी ना कंपनी, जैसे आप अक्सर टेट्रा पैक का ऐड देखें, कभी टेट्रा पैक मिल्क का जब ऐड देखते हैं, डब्बे का दूध आप पिए, तो वो किसी कंपनी का नहीं होता ऐड, ठीक है, लेकिन उस ऐड से सब कंपनियों का भला हो रहा है। तो उन्होंने कहा इंस्टेड ऑफ दिस कि हम सेपरेट सेपरेट अपने ऐड चलाएं, वो तो चला रहे हैं, लेकिन लोगों के जहन में एक बात है कि डब्बे का दूध सेफ नहीं है, तो पहले उनको इंश्योर कराएं कि ये कैसे सेफ है, और फिर वो अपने सेपरेट कंपनीज के एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो एडवोकेसी एडवर्टाइजमेंट में भी आप ऐसा ही कुछ कर रहे हो, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस पर ही रेदर ओवरऑल जो है ना व्यू देते हो, या कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दोगे कि हमारे से हाथ ध्यान हट के दूसरी तरफ लग जाए। ठीक है, अगर वो ये नहीं देंगे तो आपको क्या कहेंगे, पेड एडवर्टाइजमेंट। आप देखते हैं खुला दूध, देखते हैं ना पेड एडवर्टाइजमेंट। अब वो क्या उसमें बता रहे हैं आपको कि जी अगर आप खुला दूध ले रहे हैं तो ये देखें ये किस कंडीशंस में लेके आ रहे हैं, इनकी हाइजीन क्या है, और इसमें कितना बैक्टीरिया और कितनी मक्खियाँ बैठी हुई हैं। ठीक है, फिर आ जाती है ट्रेड एसोसिएशन। ट्रेड एसोसिएशन का मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, आप ट्रेड का मतलब है कि आप जैसे हम अगर टेक्सटाइल की भी एग्जांपल लें, तो टेक्सटाइल के साथ और बहुत सारी जो बिजनेसेस हैं वो अटैच हैं, यानी कि जो थ्रेड की मिल्स हैं वो भी आ जाएंगी, जो कप फैब्रिक की हैं वो भी आ जाएंगी, जो प्रेटवेयर है वो भी इनसे अटैच होगी। प्लस ये तो सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अपनी बाइफर्केशन है, ये जिससे रॉ मटेरियल लेकर आ रहे हैं, रॉ मटेरियल जो धागा बनाने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, वो भी इससे अटैच है या नहीं है। तो अब ये क्या करते हैं कि ये आपस में ट्रेड एसोसिएशन बना लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था जी एप्टमा है, ठीक है, कॉटन जिनर्स ने अपनी एसोसिएशन बनाई हुई है, लेकिन वो सिमिलर उसी में कर रहे हैं। ट्रेड का मतलब होता है कि डिफरेंट बिजनेसेस मिल गए हैं, गवर्नमेंट टैक्स लगाने जा रही है जिससे टेक्सटाइल भी इम्पैक्ट हो रहा है, सीमेंट भी इम्पैक्ट हो रहा है, वो मिल गए, दोनों ने मिल के अपना एक लॉबी ग्रुप, अपना प्रेशर ग्रुप बनाया। गवर्नमेंट पे ज़्यादा वजन पड़ेगा, ज़्यादा प्रेशर आएगा, बजाय इसके कि वो अकेले अकेले जाएं। तो उसे करके क्या करते हैं बिजनेसेस, अपनी इंडिविजुअल एसोसिएशन भी, जैसे उन्होंने यहाँ पे दे दिया एप्टमा दे दिया, ये ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स दे दिया, ठीक है, पामा दे दिया, ठीक है, ये इंडिविजुअल है। फिर ये जब मिल भी जाते हैं, जब डिफरेंट इंडस्ट्री के ऊपर कोई चीज़ इकट्ठी लग जाए तो फिर ये मिल जाएंगे। एप्टमा और OICI मिल गए, प्रेशर ज़्यादा हो गया,
OICI CCI उस टैक्स से इम्पैक्ट नहीं हो रहा था, तो एप्टमा अपने ज़ोर पर उसको लेके जाएगा, लेकिन स्टिल जितनी टेक्सटाइल ऑर्गेनाइजेशन है वो मिल रही है, सारे एक ही टाइम पे कहें जी हम हड़ताल करें, जैसे अक्सर सुनते हैं ना, कुछ हो मजदूरों ने स्ट्राइक कर दी, ठीक है, गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट की प्राइसेस बढ़ाई तो वो ट्रांसपोर्ट टैंकर्स वाले ने हड़ताल कर दी, फिर निगोशिएशन होगी। अब जितना आपका स्ट्रॉन्ग पोजीशन होगा नेगोशिएशन में, उतनी ही स्ट्रॉन्ग आपकी पोजीशन होगी, ठीक है। तो इसलिए जो ट्रेड एसोसिएशन हैं ये भी गवर्नमेंट को इम्पैक्ट करती हैं। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इसको सिर्फ आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है, इसको याद करने पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं हो। जब हम केस स्टडीज़ करेंगे ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली खुद होती जाएंगी, लेकिन आपने सिर्फ एक दफ़ा जो है रीड कर लेना है, ठीक है, क्योंकि अभी स्टार्ट में अभी आप पर इतना बोझ नहीं है पढ़ाई का, ऐसा ही है, ठीक है। कौन है जो पहले दिन ही फुल फ्लैग तैयारी से पढ़ना शुरू कर देता, ठीक है। हाँ, ऐसी गलती कोई नहीं ना कर रहा, तो बस थोड़ा थोड़ा साथ साथ पढ़ते जाना है, ठीक है। फिर उसने कहा जी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के लिए क्या किया है, अब गवर्नमेंट भी इतनी बची नहीं है, तो उसने भी एक पॉलिटिकल अफेयर डिपार्टमेंट, पब्लिक अफेयर डिपार्टमेंट बना के रखा हुआ है, जो ऐसे सारे तरीकों से वाकिफ़ होता है, उनका काउंटर करता रहता है, और ये देखते हैं मैंने किससे फ़ायदा लेना है तो मैं उससे निगोशिएशन कर लूँ, ये फ़ायदा मुझे दे दे तो मैं तुम्हारे लिए ये काम जो है वो कर दूंगा। तो ये आपका पब्लिक अफेयर डिपार्टमेंट, यानी कि जो लॉबीज़ बना रहे हैं डिफरेंट ग्रुप, वो इस डिपार्टमेंट के थ्रू गवर्नमेंट से निगोशिएट करते हैं, ठीक है। ये छोटा सा आपका दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1। सिर्फ पहला टॉपिक हमने छोड़ा, वो एंड में हम सिर्फ एक दफ़ा ताज़ा पढ़ लेंगे, ताकि पेपर से पहले उसको करने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है। आई अगेन रिपीट है, इसको करने की ज़रूरत, याद नहीं करना भी आपने कुछ भी, ना ही इसको कुछ याद करने वाला है, बस आपने क्या करना है, एक दफ़ा इसको रीड कर लेना है, ठीक है। कल इंशाल्लाह ताला एज वी डिसाइडेड कि हम पैसों से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पॉलिटिकल फैक्टर्स हमने ले भी लिए।